क्लास में हम देख चुके हैं, बच्चे की जो प्रारंभिक की बाल्यावस्था है, जो कि आपका 5 से 2 टू 6 ईयर का जो था, उस पर हम बात कर चुके हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था पर। अब उसके बाद की जो अवस्था आती है, उत्तर बाल्यावस्था। तो उसके अंदर जो उसका फिज़िकल डेवलपमेंट है या जो डेवलपमेंटल जो चीज़ें हैं, या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आज उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। यानी उत्तर बाल्यावस्था में विकास की तरफ हम लोग आज थोड़ा-सा कंटिन्यू करेंगे अपने आप को। और उसके बाद जो नेक्स्ट एक बचेगा हमारा, वो किशोरावस्था बचेगा, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इम्पोर्टेंट आज उत्तर बाल्यावस्था है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ये दोनों ही हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझिए, इसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी बनने की उम्मीद होती है। तो इसको भी थोड़ा हम समझेंगे। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसके जो वर्ड्स हैं, उन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। एक्चुअली में क्या है, ये इसमें सिंपली ये फैक्चुअल क्वेश्चंस बनाता है। तो हमारा फोकस फैक्चुअल क्वेश्चंस पे ज़्यादा रहेगा यहाँ पर। तो चलिए इसी के साथ हम आज के अपने टॉपिक उत्तर बाल्यावस्था में विकास 6 टू 12, जो इसका एज क्राइटेरिया है, उसको हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमने कल भी हमने स्टडी किया था, तो उसमें प्री स्कूल स्टेज माना गया था। यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्री स्कूल स्टेज या प्री गैंग स्टेज माना गया था, जो उसके 2 नाम थे। या समस्यावस्था भी बोला गया था उसको, वो तीसरा नाम भी था। अन्य बहुत नामों पे हमने डिस्कस किया था, और जहाँ पर हमने ये भी देखा था कि जो वहाँ पर बच्चे की जो भाषा थी, वो कहीं न कहीं इकोसेंट्रिक थी। इकोसेंट्रिक थी, तो उस पर भी हम लोगों ने बात करी थी। इगोसेंट्रिक, सॉरी। तो आज हम थोड़ा-सा उससे आगे बढ़ेंगे। यानी यहाँ पर अब इस अवस्था को 3 तरह से अलग-अलग नज़रिए से देखा जाता है। सबसे पहले माता-पिता जो है, इसको एक उत्पाती अवस्था या ट्रबलसम स्टेज के रूप में देखते हैं। उत्पाती अवस्था यानी बहुत ज़्यादा उत्पात करते हैं, और वो माता-पिता की सुनते ही नहीं हैं। इसलिए माता-पिता ने इस अवस्था का जो नाम अपने हिसाब से जो दिया, वो उत्पाती अवस्था दिया, क्योंकि वो अपने जो साथी संगी हैं, जो पीड्स हैं उसके, उनकी ज़्यादा सुनता है, उनकी नहीं सुनता है वो। नेक्स्ट, शिक्षकों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, तो इस अवस्था को जो नाम दिया गया, वो प्रारंभिक स्कूल अवस्था या एलिमेंट्री स्कूल स्टेज बोला गया, क्योंकि वो 6 से एडमिशन लेता है, 6 टू 12। तो यानी कि एलिमेंट्री स्कूल इसको स्टेज बोल दिया गया शिक्षकों के दृष्टिकोण से। और जो मनोवैज्ञानिकों ने जो इसका जो नाम दिया, वो अलग ही दिया। उन्होंने इसको गिरोह अवस्था या गैंग एज बोला, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अपने जो दोस्त जो हैं, उनके साथ ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, और उनके अनुसार ही सारे कार्य करने की कोशिश करते हैं। वो अपने शिक्षक को भी एक बार को नकार सकते हैं, अपने माता-पिता को भी नकार सकते हैं, लेकिन वो अपना जो गैंग है, उनका जो गिरोह है एक तरह से, उसमें वो काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमने इसके 3 नाम देखे, उत्पाती अवस्था, प्रारंभिक स्कूल अवस्था, और हमारा गिरोह अवस्था। तो ये तीनों ही पूछ लिए जाते हैं कभी-कभी कि इसको कौन-सी अवस्था बोलते हैं, और ये कौन-सी अवस्था है या कहाँ से कहाँ तक होती है। उसका ऐज भी हम लोग यहाँ से आराम से बता सकते हैं। अब हम इसमें शारीरिक, भाषाई, सामूहिक या सामाजिक और मानसिक विकास जो बहुत तेज़ी से जो हो रहा है, तो उसमें क्योंकि बहुत चेंजेज़ होते हैं इसके अंदर, इस अवस्था में, तो वो उसमें क्या-क्या चेंजेज़ होते हैं, तो उसके की फैक्टर्स पे समझने की कोशिश करेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएँगे इसमें। तो चलिए पहला भाग हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें समझेंगे, इसको मैंने अलग-अलग पार्ट्स में बाँट लिया है। तो पहला भाग जो है, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, वो जो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी उत्तर बाल्यावस्था की मेनली उसकी विशेषताएँ क्या हैं? किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो वो उस एज के बच्चे कर रहे होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि ये शुरुआत कहाँ से होती है, 6 वर्ष से होती है, और ये कहाँ तक चलती है। तो जनरली ये बालिकाओं में 10 वर्ष और बालकों में 12 वर्ष तक चलती हुई मानी जाती है। यानी बच्चे औपचारिक रूप से स्कूल जाना आरंभ कर देते हैं, और वहाँ पर उनका स्कूलिंग जो स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उन पे हम थोड़ा समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पे वन बाय वन। तो उत्पाती या उद्यमी अवस्था, ट्रबलसम स्टेज, किसने बोला था इसको? जनरली माता पिता ने। यानी कि उत्पाती अवस्था, क्योंकि वो उनकी सुनते ही नहीं है। जैसे कि अब यहाँ एक पिक्चर में देखेंगे, क्योंकि बच्चे अपनी व्यक्तिगत आदतों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, अपनी जो इंडिविजुअल उनकी हैबिट्स हैं, कहीं ना कहीं उनको छोड़ देते हैं। वो किस पर महत्व देना शुरू करते हैं? जो अपने पीट्स हैं, उसके दोस्त जो हैं, उनकी तरफ ध्यान चला जाता है उनका। यानी माता-पिता की बात को कम महत्व देकर अपने दोस्तों की बात बहुत ज़्यादा मानते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे, जब बच्चे खेल रहे हैं आपस में, तो मदर उनकी कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पर। उनको बुला रही हैं या उनको पुकार रही हैं, कुछ भी कहने की कोशिश कर रही हैं, बट उसका ध्यान उधर नहीं है। अपनी मदर पे उसका ध्यान नहीं है, अपना जो साथी है उसकी तरफ उसका ध्यान पूरा है, कंसंट्रेशन वहाँ है उसका। वो उसकी बात को बड़ा गौर से सुन रहा है, और अपनी मदर की बात को वो इग्नोर कर रहा है। यानी उसको वो महत्व ही नहीं दे रहा है।
यानी तो इस तरह से वो उसको कैसे फ़ील करने लगते हैं उसके माता-पिता कि ये एक उत्पाती अवस्था यानी ट्रबल शूटिंग या उद्यमी अवस्था के रूप में हम उसको देखने लगते हैं। वो अपने एक गैंग में काम करते हुए दिखते हैं बस। तो चलिए नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति टेंडेंसी टू कैल्स यानी आपस में इस एज में आप देखेंगे थोड़ी देर में वो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, अपने भाई-बहन से भी झगड़ेंगे। तो बच्चे आपस में खासकर बड़े परिवारों में भाई-बहनों के बीच छोटी-छोटी बातों पर झगड़ने, आरोप लगाने और शारीरिक रूप से आघात फिजिकल अटैक करने की प्रवृत्ति बहुत तेज हो जाती है इस अवस्था में यानी कि 6 टू 12 की जो एज है यहाँ पर वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक दूसरे से झगड़ा करते हुए कहीं ना कहीं हमें दिख रहे होंगे। नेक्स्ट जो इसकी जो प्रॉपर्टी है या करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है प्रारंभिक स्कूल अवस्था जो कि हम इनिशियली भी देख के आ चुके हैं वो अकॉर्डिंग टू टीचर यानी शिक्षक के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो उसको प्रारंभिक स्कूल अवस्था बोला गया था। तो यहाँ पर क्या था शिक्षकों के अनुसार ये वह समय जब बच्चे व्यस्त जीवन में सफल समायोजन के लिए आवश्यक कौशल सीखते हैं। यानी कि अभी एडल्ट लाइफ में जब वो जाएँगे, तो यहाँ पर कहीं न कहीं अचीवमेंट मोटिव से कुछ नई चीज़ें सीखना वो शुरू कर देते हैं। और इसी को एक क्रिटिकल एज भी बोला गया है। क्रिटिकल एज इन सेंस यानी कि नाजुक अवस्था। और क्यों बोला गया है नाजुक अवस्था, इस पर थोड़ा-सा हम विचार करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इनिशियली यानी कि पहले तो इस पर ही क्वेश्चन आपका बन सकता है कि नाजुक अवस्था कौन-सी अवस्था को बोला गया है? ऑब्वियसली जो आपका उत्तर बाल्यावस्था है, उसका एज क्या हो सकता है 6 टू 12 इस तरह से कई बार कई तरह से क्वेश्चन इस पे वो बना सकता है। अब इसको क्रिटिकल क्यों बोला गया? क्योंकि ये हमारा एक जो एडोलसेंस था, उसका नींव तैयार करती है। इवन देन एडल्टहुड की भी नींव तैयार करती है। आगे पूरा फ्यूचर हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन करती है। वो कैसे करती है इसको हम थोड़ा समझेंगे। यहाँ से बच्चों में भविष्य की सफलता तय करने वाली उपलब्धि प्रेरणा यानी अचीवमेंट ड्राइव की नींव पड़ती है। यानी आप देखेंगे 6 टू 12 का ये एक ऐसा एज फैक्टर होता है जहाँ पर उसके अंदर हमें अचीवमेंट मोटिव डालने होते हैं। अचीवमेंट मोटिव्स उनके अंदर क्रिएट करने होते हैं। अब वो अचीवमेंट मोटिव आएंगे कैसे? वो कैसे अचीवमेंट मोटिव्स पर जाएगा, कैसे क्रिएट करने? आई थिंक मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी उस पर गौर करेंगे तो अपने बच्चों पर भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जनरली है क्या मैं आपको बताता हूँ। अचीवमेंट मोटिव में एक बार आप उसको उपलब्धि का स्वाद चखाइए। अचीवमेंट मोटिव इन सेंस एक बार उपलब्धि का स्वाद चखाइए। जैसे मान लो उसको आपने एक बार किसी भी तरह से यदि उसको आपने कक्षा में प्रथम स्थान फर्स्ट रैंक उसको आप दिलवा दें किसी भी तरह से यानी उसको थोड़ा सा उसके साथ मेहनत करके या किसी भी रूप में या उसका ट्यूशन करा के कुछ भी एक्स वाई जेड आप उसको एक बार फर्स्ट पोजीशन का स्वाद चखवाइए यानी अचीवमेंट का। तो आप फिर देखिए रिजल्ट कैसा इसका परफॉर्म करता है। वो रिजल्ट अपने आप अपनी उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो उसने अचीव कर ली हैं वो चीजें, तो ऐसा मोटिव उसके अंदर क्रिएट होगा जिससे वो ड्राइव करना शुरू करेगा। दैट इज द अचीवमेंट ड्राइव और अचीवमेंट मोटिव। तो फर्स्ट पोजीशन का उसने एक बार स्वाद चख लिया तो वो अब उसको आप रोक नहीं पाएंगे। आप कोशिश करेंगे तब भी नहीं रोक पाएंगे। फिर उसको एक ऐसी ललक लग जाती है कि वो उसी को पाने के लिए उसको चाह रहती है। वो हमेशा फिर फर्स्ट आना चाहता है अपने पीट्स के साथ में भी अपने जितने भी साथी संग हैं उन सबके बीच में फर्स्ट रखूंगा। उसके लिए वो मेहनत करता है, उसे ड्राइव होता है। तो अब उसको आप किसी भी रूप में सपोज करिए उसके टर्म्स एग्जाम में हाफ फील्ड एग्जाम में कहीं भी एक बार उसको कोशिश करिए जहां वो इजीली आप उसको वो चीज दे सकते हैं। मैं 100% कह सकता हूं, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आप उसको फिर रोक नहीं पाएंगे। वो अपने आप पढ़ना शुरू कर देगा, अपने आप समझना शुरू कर देगा। इसको बस एक स्वाद आपको चखाना है वही अचीवमेंट का, केवल इतना सा काम करना। तो इसलिए ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है हमारी, जो नाजुक अवस्था होती है। यदि हम यहाँ ये चीज़ कर पाए, तो लाइफ टाइम हमारा काम ही खत्म है। फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें ज़रूरत नहीं है ना ट्यूशनों की, ना किसी की। वो अपने आप ढूँढेगा क्योंकि उसको वो पाना है। वो चीज़ उसको फर्स्ट पोज़ीशन अटेन करनी है। बस ये स्वाद एक बार चखाना है। इसलिए इसको क्रिटिकल स्टेज भी बोला गया है। सेकंड वन, यदि आप यहाँ पर ये काम नहीं कर पाए, यानी हम सब लोग ये काम यदि नहीं कर पाए, ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो यदि उसको थर्ड पोजीशन या नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहा, तो पूरी लाइफ वो नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही वो काम करता रहेगा और वो कभी भी उसके अंदर कोई वो क्यूरियोसिटी आएगी ही नहीं कि मैं भी फर्स्ट आ सकता हूँ। तो वो जो इसका जो एक अचीवमेंट मोड है कमज़ोर रह जाएगा और वो ऐसा ही एक साधारण इंसान की तरह से बन करके रह जाएगा कहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़रूर हम लोगों को काम करना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। समूह द्वारा स्वीकृति की चाह, किड्स एक्सेप्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, सॉरी।
बच्चे अपनी उम्र के साथियों के समूह में इतना खो जाते हैं, यानी अपने जो साथी हैं, जो पीढ़ी हैं उसके, उनका पहनावा, उनका बातचीत का ढंग, पसंद, सब समूह के अनुसार हो जाता है। चाहे वे परिवार के तौर तरीकों के खिलाफ ही क्यों ना हो। मतलब इतना ज़्यादा उनकी एक्सेप्टेंस होती है, कि यदि अपने ग्रुप में 4 ग्रुप हैं बच्चे उसके ग्रुप में, जो उसके दोस्त हैं, 4 वो दोस्त हैं उसके, और यदि उनमें वो यदि कहीं न कहीं सपोज़ करिए वो उनके अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा है, तो वो चाहे चोरी करेगा, चाहे कुछ भी करेगा, चाहे अपने परिवार के नियमों को तोड़ेगा, लेकिन वो उनकी तरह बनने की पूरी कोशिश करता है। ये बहुत ज़बरदस्त उनकी डिज़ायर होती है उस स्टेज में। तो हमें वहाँ पर सब चीज़ें देखनी होती हैं कि उसका जो ग्रुप है, जो उसके बीच का जो ग्रुप है, जो संगति है, वो किस तरह की है। कहीं सही बच्चों की है, कहीं गलत बच्चों की है। इस तरह से हमें वो देखना होगा कैसे बच्चों की संगति के साथ है वो। उन संगति का प्रभाव ऑब्वियसली पड़ता है, एक एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट। यदि वो सही है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो अच्छी संगत अपने आप चीज़ों में सही करता चला जाएगा। और यदि वो सही नहीं है, तो आपको रोकना होगा, उन चीज़ों को देखना होगा, अदरवाइज़ तो वो हो सकता है उसका इफ़ेक्ट गलत पड़ना शुरू हो जाए। इवन यहाँ तक भी होते हैं बच्चे, यदि अपने साथी को वो देखते हैं ना, आपने देखा होगा कभी-कभी मोटरसाइकिल चलाते हुए या ड्राइव करते हुए या किसी भी तरह से, तो वो जैसे ऐसे ही घुमाएँगे उसको, साइकिल को बड़ा घुमा-घुमा के वो चलाएँगे। उस उनकी एक्टिविटी आप देखेंगे ना, तो ऐसे रोड पे भी ऐसे-ऐसे घूम-घूम के चलेंगे वो। तो वो ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? कहीं न कहीं वो अपने दोस्तों को ऐसा देखते हैं, अपने साथी संगियों को ऐसा देखते हैं, तो वो भी ऐसा ही करते हैं। फिर उनकी भी एक चाह होती है कि मैं भी ऐसे ही घूम-घूम के चलूँगा, मैं भी ऐसे ही करके दिखाऊँगा। तो एक टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है उनके अंदर, कुछ इस तरह की चीज़ें। वो उसको ये मत मानिए, हम लोग इसको ये नहीं मान सकते कि उसमें वो कमी है, नहीं कमी नहीं है। उसका वो जनरल टेंडेंसी है। उसको हमें कहीं न कहीं रोकना है या इम्प्रूव करना है, वो जो चीज़ें हैं। उसको एक सही एक पॉजिटिव डायरेक्शन देनी है हम लोगों को। नेक्स्ट हम आते हैं सृजनात्मक क्रियाओं की ओर झुकाव, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, जहाँ पर वो अपने आप को कहीं न कहीं बिज़ी भी करने की कोशिश करता है या अपनी ऊर्जा को कहीं एक अच्छी जगह लगाने की कोशिश करता है। तो बच्चे अपनी ऊर्जा और बुद्धि को नई चीज़ों जैसे चित्रकारी, शिल्पकारी में लगाते हैं। जनरली आप देखेंगे कि जो 6 से 12 की एज के जो बच्चे हैं, वो जनरली कुछ ना कुछ ड्राइंग करते हुए, आपको छोटी-छोटी चीज़ें क्राफ्ट करते हुए, कैंची और वो सब चीज़ें लेकर के और उनको काटते करते हुए कागज़ों को, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए आप हमेशा नज़र दिखेंगे उन्हें। कोई भी जो वो जैसे वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें उन्होंने देखी। आज के टाइम में तो एआई आ गया है, सब चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं कि बच्चे उनको सबको देखते हैं और उन पे काम करना शुरू कर देते हैं। आप कुछ बताएँ या ना बताएँ, मैं अपने स्कूल में भी देखता हूँ बच्चों को, वो अपने आप ही आएँगे मेरे पास कि सर हमें कैंची दीजिए, ये दीजिए, हमें गत्ता दीजिए, हम कुछ बनाना चाहते हैं। बिना कुछ बताए, मुझे पता भी नहीं है। उनको यदि मैं दूँगा फ्रीली, तो वो इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बना कर के लाते हैं, बिल्कुल लाजवाब। उनको फ्री छोड़ दिया कि भई वो बनाइए, कुछ भी बनाइए। अपने आप उनकी क्यूरियोसिटी होती है उन चीज़ों को बनाने की। बस उन्हें हमें पकड़ना है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको करने दीजिए। तो वो कैंची, कुछ चीज़ें, गत्ता कुछ लेके जा रहे हैं, तो उनको जाने दीजिए, उनको करने दीजिए। यानी उनका अपना एक क्रिएटिव पोटेंशियल होता है, जिसको निकलना बहुत ज़रूरी है, उनको बाहर आने देना बहुत ज़रूरी है। यानी उससे उसकी सृजनात्मक शक्तियों का विकास हो रहा होता है, यानी कहीं न कहीं वो बढ़ रही होती हैं, क्रिएटिव पोटेंशियल्स जो। यानी उसके अंदर मौलिकता, क्रिएटिविटी इज़ नथिंग, दैट इज़ द ओरिजिनैलिटी। जो उसकी खुद की एक ओरिजिनैलिटी होती है। क्रिएटिविटी से मतलब एक ओरिजिनैलिटी से है, जो कहीं से ली हुई नहीं होती है, एकदम चुराई हुई नहीं होती है। क्योंकि उस स्टेज में वो जानता भी नहीं है ना, अभी 6 से 12 की एज में वो अभी जानता भी नहीं है कि चुराना क्या होता है? कैसे हम किसी चीज़ को चुरा रहे हैं? अभी तो वो कुछ भी ऐसे वैसे ही देख रहा है, तो वो अपने आप से बनाना शुरू कर रहा है। तो वो उसकी खुद की क्रिएटिविटी होती है, मौलिकता होती है उसके अंदर जो वो झलकती है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा जो भाग है इसका, अभी हमने इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसमें क्या-क्या हो सकते हैं, उन पे बात की। अब हम इसके सेकंड पार्ट यानी कि शारीरिक विकास पे बात करेंगे। तो फिज़िकल डेवलपमेंट पे बात करेंगे कि इस एज में 6 से 12 की एज में क्या-क्या फिज़िकल डेवलपमेंट आ रहे होते हैं, किस तरह से आ रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम इस पर एक बहुत सरसरी नज़र से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऊँचाई में क्या इफ़ेक्ट आता है। तो इस अवस्था में बच्चों की ऊँचाई हर साल औसतन 2 से 3 इंच बढ़ जाती है, 6 से 12 की एज अवधि हम देखते हैं। दिलचस्प आंकड़ा यह है कि 11 साल की उम्र में लड़कियों की औसत ऊँचाई 58 इंच, लड़कों की 57.5 इंच से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि लड़कियों की जो औसत ऊँचाई है, इस एज में ज़्यादा होती है और लड़कों की कुछ कम होती है। लड़के कुछ टाइम बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, ज़्यादा वो ग्रो करते हैं, लड़कियाँ पहले ग्रो करती हैं। नेक्स्ट वज़न और आकार,
तो औसतन वज़न जो 3 से 5 पाउंड तक, ये बहुत ज़रूरत है भी नहीं इनकी। आप चाहें तो उसको पढ़ें और चाहें आप नहीं पढ़ें, डज़न्ट मैटर। ये इसका कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं। हाँ, ये एक है कि जो इस अवस्था में चेंज इन टीथ जो है, कि अभी तक हम जो प्रीवियस उसमें देख रहे थे, प्रारंभिक बालावस्था में देख रहे थे, तो वहाँ पर तो क्या था कि जो ज़्यादातर जो दूध के जो दाँत जिनको हम कह देते हैं, मोस्टली वही रहते हैं और जो स्थायी दाँत जो होते हैं, वो इतने नहीं आ पाते। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, दूध से के जो दाँत टूटकर नए दाँत आते हैं और उत्तर बालावस्था खत्म होते-होते ऑलमोस्ट 32 स्थायी दाँतों में से 28 हमारे निकल चुके होते हैं। ये उसका एक फैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो 4 जो रह जाते हैं हमारे बाद में, वो एडोलसेंस स्टेज में कहीं न कहीं निकल के आते हैं। जैसा कि मैंने कल डिस्कस भी किया था, कल आपको पिक्चर में नहीं दिखा पाया, तो एक्टोमॉर्फिक इमेज जो है उसका बॉडी का मतलब जो आकार है वो किस तरह का होता है, मेसोमॉर्फिक किस तरह की, एक्टोमॉर्फिक किस तरह की, हमने जनरली डिस्कस कर लिया था। एक्टोमॉर्फिक में वो दुबला-पतला सा दिखेगा, जब यहाँ फिगर में देख भी रहे हैं। और मेसोमॉर्फिक जो है उसका मतलब हट्टा-कट्टा पुष्ट शरीर उसका दिखाई देगा, यानी कि मिडिल जो बेस्ट है, ये पार्ट हमारा है। और जो दूसरा एंडोमॉर्फिक में उसकी बॉडी कुछ जो मांसपेशियाँ हैं वो शिथिल होंगी, फूला हुआ मोटा दिखाई देगा। जहाँ पे शुडोल है वो कंप्लीटली उसके जो आप देख रहे हैं उसके मसल्स हैं, वो टाइट एक तरह से स्ट्रेंथन होती हैं और इसमें बहुत पतला है, जहाँ पर वो कहीं न कहीं फैलाव होता है। तीनों पे हमने कल डिस्कस किया भी था जनरली, लेकिन फिर से मैंने इस पिक्चर को मैंने इसमें डाला ताकि हम लोग और थोड़ा-सा इस पे समझ लें इसी। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला आएगा, मैं बहुत इन शॉर्ट कोशिश कर रहा हूँ इन चीज़ों को, कि हम बहुत डीप में ना जाएँ उनके में। तो नेक्स्ट हम आते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस एज में लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा होता है? यानी कि तीव्र विकास और स्पष्टता हमें देखने को मिलेगी भाषाई रूप में बच्चे में। यानी अब जो भाषा का विकास होगा बहुत तेज़ी से होगा। ये बच्चे अब अपनी बात मनवाने के लिए सिर्फ़ रोने या चिल्लाने पर निर्भर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनके पास भाषा नहीं थी। जो आपका जो स्टेज थी, यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो थी, वहाँ पर उनके पास भाषा नहीं थी इतनी, तो अपनी बात को मनवाने के लिए उनकी वही भाषा थी, रोना, पीटना, लेट जाना ज़मीन पर या रूँस जाना, वो सब चीज़ें था। लेकिन अब उनका उच्चारण जो अच्छा होता जा रहा था, उनके पास सेंटेंस आ रहे थे, तो अब वो उन चीज़ों में कमी करना शुरू कर देते हैं और यानी कि क्लियर अपना प्रोनंसिएशन करके और अपनी जो वाक्य हैं, उनको बोल करके अपनी बात को आगे रखते हैं कहीं न, स्पष्ट उच्चारण करेंगे और जटिल वाक्यों को प्रयोग करते हुए देखे जाएँगे। नेक्स्ट हमारा है शब्दावली। यदि पर हम बात करें, वोकैब्युलरी के स्रोत पर बात करें, वो कहाँ से अटेंड कर रहे हैं? इस एज के जो बच्चे होते हैं, 6 टू 12 एज के जो बच्चे होते हैं, उनके पास वोकैब्युलरी ज़बरदस्त आती है और वो कहाँ से लेते हैं उसको? वो सिर्फ़ केवल घर से ही नहीं अटेंड करेंगे उस इस वोकैब्युलरी को, उस शब्दावली को केवल घर उनका माध्यम नहीं है। यानी घर से तो वो लेंगे ही लेंगे, बड़ों से भी लेंगे, समाज से भी, लेकिन उसके साथ-साथ स्कूल के शिक्षकों से उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे या अपने दोस्तों को सुनेंगे, किताबों से, टीवी से और दूसरों से बातचीत करके अपनी डिक्शनरी यानी शब्दावली बढ़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा। यानी चारों तरफ से वो अटेंड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ से उन्हें चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से वो इकट्ठा करते हैं उनकी। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि स्टेज में जाते-जाते उसका जो शब्द भंडार है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उसको जितना चाहें आप उतना दे सकते हैं। ये ऐसी स्टेज होती है उसकी। नेक्स्ट हम आएँगे शब्दों का प्रकार, किस तरह के शब्दों को वो अटेंड करेगा, कि इसमें बच्चे मुख्य रूप से रंग, संख्या, समय, रुपया-पैसा आदि-आदि तरह के शब्दों को सबको वो पकड़ लेंगे। उनकी जो शब्दावली है, कलर से संबंधित शब्दावली, संख्या से संबंधित शब्दावली, समय से संबंधित शब्दावली, रुपया-पैसा से संबंधित शब्दावली, मनी से संबंधित आदि जो शब्दावली हैं, उनको बहुत तेज़ी से वो सीखता हुआ कहीं न कहीं नज़र आता है। दोस्तों से सुनकर ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि वो गंदे शब्दों की शब्दावली भी सीख लेते हैं। अब जनरली तो ये माना जाता है कि भई उन शब्दावलियों को नहीं सीखना चाहिए उसको, लेकिन वो सीख रहा है। देखिए एक्चुअली में क्या है कि यदि इसको आप हो सकता है आप इसको दूसरे तरीके से लें, लेकिन किसी भी लैंग्वेज में वो एक उसको हमने नाम दे दिया है गंदे शब्द, लेकिन यदि उसके पास वो भी नहीं है, वो भी देखो शब्दों को सबका भंडार उसके पास होना चाहिए, वो चाहे किसी भी प्रकार के शब्द हैं, भी कहीं न कहीं उसका व्यक्तित्व होने वाला है। क्योंकि मैं इसका एग्ज़ाम्पल आपको मैं ले सकता हूँ। जनरली क्या है, यदि मान लीजिए कि रेनबो पर एक बच्चा है, बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक रेनबो है जो हम जनरली जानते हैं इंद्रधनुष का जो है, मान लीजिए एक बच्चे के पास 20 शब्द हैं। रेनबो पे जो शब्दावली है उसके पास 20 शब्दों की है। कलर वगैरह की या कोई भी,
और एक बच्चा है जिसके पास रेनबो पर जो शब्दावली है, वो मान लीजिए 50 शब्दों की है। और अब यदि हम ऐसे लिखने के लिए कहें रेनबो पे, कौन-सा बच्चा बेटर लिख पाएगा? ऑब्वियसली ऑब्वियसली जिसके पास जो 50 शब्दों की शब्दावली होगी, वो ज़्यादा बेटर लिख सकता है। तो जितनी ज़्यादा उसके पास शब्दावली होगी, वो अपनी चीज़ को प्रेज़ेंट करने के लिए इतना ही ईज़ी एंड बेस्ट वे उसको यूज़ कर सकता है। तो मेनली जो मैं फ़ोकस करता हूँ जनरली, और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप भी कोशिश करिए कि बच्चे की लैंग्वेज दीजिए उसको। यानी उस पर जितनी शब्दावली उसके पास होगी, तो उसको एक्सप्लेन करने, उसको रिटन करने, अपनी बात को प्रेज़ेंट करने के उतना ही बेहतर और प्रभावी तरीका उसके पास मिल जाएगा। ज़्यादा उसके पास लैंग्वेज होगी किसी भी चीज़ को लेकर के। यहाँ पर वो बच्चे अपनी लैंग्वेज को बढ़ा रहे थे, जिससे कि उसकी बातें आसानी से सब लोगों तक पहुँच जाएँ और प्रभावी बना रहे थे। नेक्स्ट हम आते हैं, शब्दों का जो प्रकार था, वो कैसे शब्दों को ज़्यादातर पकड़ रहा था इस एज में। जो कलर से संबंधित थे, नंबर से संबंधित थे, टाइम से संबंधित थे, रुपए-पैसे से संबंधित, जो शब्दों की जो शब्दावली थी, वो उनको ज़्यादातर वहाँ पर पकड़ रहा था। और उसके साथ-साथ कुछ शब्दावली जो थी, वो अपने जो दोस्तों के साथ में रहकर ज़्यादा शब्दावली होगी। यानी जैसे मान लीजिए रेनबो पे शब्दावली उसके पास ज़्यादा है, यानी कि 50 शब्द की है, और एक बच्चे के पास 20 शब्द की है। तो जिसके पास ज़्यादा शब्दावली है, वो ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म कर पाएगा यदि हम ऐसे लिखवाने लगे हैं रेनबो पे। तो वो 50 शब्द वाली शब्दावली वाला बच्चा बहुत ईज़िली एंड डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत बेहतर ऐसे लिखेगा। क्योंकि उसके पास अच्छे ज़्यादा शब्द हैं उसके लिखने के लिए, अपनी बात को प्रेज़ेंट करने के लिए। मेनली फ़ोकस हमें करना चाहिए उसकी शब्दावली पर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो जो उसका स्पीच है, बच्चों की बातें सिर्फ़ अपने आप तक सीमित, यानी इगोसेंट्रिक नहीं रहती हैं। अब आप देखिए, जो अभी प्रीवियस स्टेज में हम देख रहे थे, वो इगोसेंट्रिक थी। यानी अपने से वो बातें कर रहा, अपनी चीज़ों को ध्यान रखता था, अपनी अपनी स्पीच तक वो केवल कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन अब ऐसा नहीं था, कि वे सामाजिक हो जाते हैं और अपनी पसंद के विषयों पर दूसरों से खुलकर नियंत्रित और तथ्यपूर्ण फैक्चुअल बातें करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास शब्दावली आना शुरू हो जाता है। उन विषयों की शब्दावली आना शुरू हो जाता है, तो वो उन पर खुलकर अपनी बातें रखते हैं, चाहे वो सही हैं, चाहे वो गलत हैं। यानी कि वो सोशल होना शुरू कर देते हैं, कहीं न कहीं। यानी इगोसेंट्रिक जो उसकी टेंडेंसी थी, वो कहीं न कहीं कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, यानी कि वीक होना शुरू हो जाती है। जो आत्म केंद्रित भाषा थी, वो कहीं न कहीं सोशल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती हुई दिखती है, या इनर स्पीच के रूप में कहीं न कहीं कन्वर्ट होती हुई हमें दिखती है, इनर स्पीच। जिसको कि आगे हम पढ़ेंगे हम लोग, वाइगोट्स्की ने एक डिसिप्लिन लैंग्वेज की फॉर्म में उसको कहीं न कहीं माना है। तो यहाँ से हमने देखा कि इस अवस्था में हर साल लड़कियाँ लड़कों की तुलना में ज़्यादा बातचीत करती हुई दिखती हैं। इनिशियल एज में आप देखेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी से शब्दावली अटेन करती हैं। उसका कारण, बहुत से कारण हो सकते हैं। वो घर में ज़्यादातर अपने मम्मी-पापा इन लोगों के सबके आस-पास रहना, या सोशल उनका जो स्तर होता है, वो ज़्यादा लोगों के उसमें संपर्क में आना। बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं कि उनकी तुलना में उनसे ज़्यादा बातूनी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी ज़्यादा वोकैब्युलरी हमें मिल जाती है। ये तो एक था वोकैब्युलरी, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरह से उनकी हो रही है उस स्टेज में। इवन आप देखेंगे कि ये देखिए, एक छोटा बच्चा, देखो 2 तरह से चीज़ें होती हैं, मेन खेल सब कुछ शब्दावली का होता है। अब मैं आपको एक समझाना चाहूँगा, देखिए एक की डाइनिंग टेबल, आप लोगों ने यदि पढ़ी होगी कभी बुक, या पढ़ना आप उसको, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड और पुअर डैड बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें ये क्या हो रहा है, देखिए अब 2 तरह से चीज़ें केवल खेल सब कुछ क्या है? शब्दावली का खेल है। जहाँ चारों तरफ हम बैठे हैं डाइनिंग टेबल पर, तो जो रिच फैमिलीज़ हैं या बिज़नेसमैन हैं, उनमें डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के जो बातें हो रही होंगी, जो डिस्कशंस हो रहे होंगे, जो वोकैब्युलरी मिल रही होगी उन बच्चों को भी या सबको, तो वो किसकी मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं न कहीं जो उस बिज़नेस के रिलेटेड, मनी रिलेटेड जो वोकैब्युलरी है, वो उनको अचीव हो रही होगी। और जो पुअर फैमिलीज़ हैं, वहाँ पर उस पर बात ही नहीं हो रही होगी, बिज़नेस पर, उस चीज़ पर, या कहीं न कहीं मनी पर बात नहीं हो रही होगी, या उससे छिपने की भी कोशिश करते हैं वो लोग। बच्चों के सामने नहीं करना चाहते हैं, जबकि वो बहुत ज़रूरी है। तभी तो उनके पास वो मनी की जो लैंग्वेज है, जो फाइनेंशियल लैंग्वेज है, वो उनके पास तक जाएगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि हम किस तरह से, क्योंकि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि फाइनेंशियल लैंग्वेज आपको देगा, सिवाय आपकी फैमिली। यहाँ बहुत अच्छी बुक है, इसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं, कैसे वो काम कर रही हैं चीज़ें। आप लोग पढ़िएगा यदि आपको समय मिलता है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इस पे और ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे अभी। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, एक विकास, यानी इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो रहा होता है इस स्टेज में। चलिए,
परिपक्वता यानी मैच्योरेशन, यानी कि इस अवस्था में बच्चों का संवेगात्मक पैटर्न अधिक परिपक्व यानी मैच्योर हो जाता है। जो इमोशनल जो पैटर्न है वो कुछ कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं और अब वो ये हरकतें छोड़ देते हैं जो बचकानी हरकतें होती हैं। ये बचकानापन जो होता है, बेबीज़ जो हरकतें होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं यदि आप ऐसा काम करेंगे, तो लोग आपसे दूर होना शुरू कर देंगे और आपको जो सोशल अप्रूवल है, कहीं न कहीं वो नहीं मिलेगा। इसलिए वो हर बात पे जैसे कि वो अब तक करते आ रहे थे कि बात-बात में गुस्सा करना, तुरंत रोना, डर कर भाग जाना, ये जो बेबीज़ जो बिहेवियर थे, कहीं न कहीं वो उनको अब छोड़ते हुए नज़र आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है क्योंकि अब उनको ऐसा लगता है कि यदि आप ऐसा ही करेंगे, तो आपको लोग जो नकारना शुरू कर देंगे, यानी कहीं न कहीं आपका सोशल डिसअप्रूवल आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वो उन चीज़ों को अपने आप ही छोड़ना शुरू कर देते हैं कि बात-बात पे गुस्सा करना, रोना, क्योंकि लोग उनसे अलग होना शुरू कर देंगे अदरवाइज़। तो उनमें कहीं न कहीं जो इमोशनल मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। आप खुद भी देखिए, जब कोई व्यक्ति बार-बार एक काम करेगा, कोई भी व्यक्ति यदि हमारा कोई बड़े लोगों में भी यदि कोई किसी भी बात पे बेकार का गुस्सा और वो सब चीज़ें करना, रोना-धोना, तो हम लोग सोचते हैं, अरे क्या है यार, इसकी तो ये हैबिट बन गई है, छोड़िए इसको। तो यानी कि सोशल डिसअप्रूवल उसका आ जाता है, तो बच्चा वही चीज़ें फ़ील करना शुरू करता है, वो उनको छोड़ना शुरू कर देता है। यानी कि वो मैच्योरिटी लाना शुरू कर देता है। तो नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, भावनाओं को छुपाना, यानी बच्चे में संवेग करीब-करीब वही होते हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में थे, लेकिन अब वो थोड़ा कंट्रोल करना सीख रहा है उन पे। मदद करने का ढंग बदल जाता है। वे अपने अनुभवों से सीखते हैं और समाज द्वारा नापसंद किए जाने वाले संवेगों को नहीं दिखाते। जो मैं अभी बात कर रहा था, यानी दूसरों का सामाजिक अनुमोदन, सोशल अप्रूवल चाहते हैं। यानी कि जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, उनको वो फॉलो करना चाहते हैं, उनका तरफ मूव करना चाहते हैं ताकि लोग उनको पसंद करें। यानी जस्ट लाइक एज़ अ गुड गर्ल, गुड बॉय, जो आपका कॉलर की थ्योरी है, ऐसा कुछ कहीं न कहीं मोरालिटी का पार्ट करते हुए नज़र आएँगे आपको। तो जो अपनी उनके अंदर जो जो उनकी इमोशंस हैं, कहीं न कहीं उनको कैथारसिस करना या उनको कंट्रोल करना एक प्रोसेस में लाना चाहते हैं, यानी उनको भी छुपाने की भी कोशिश कर लेते हैं वो। क्योंकि वो उनको बेटर दिखना है, अच्छा दिखना है कहीं न कहीं। तो ये सब चीज़ें वो करते हुए दिखेंगे कहीं न कहीं वहाँ पर सामाजिक अनुमोदन के लिए। नेक्स्ट, संवेगों के नए कारण क्या हो सकते हैं? तो हम सोचते हैं अब परिस्थितियाँ बदल जाएँगी। अब उदाहरण जैसे अब गुस्सा तभी आता है जब कोई उन पर अवांछित टीका टिप्पणी, अनवांटेड कमेंट्स करता है। ये एक फैक्टर होता है। जब तक आप उस पे कमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो कहीं न कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल रखेगा। तब तो वो क्या था, तब तो वो बेवजह, कुछ भी वजह नहीं थी, तभी भी कहो तो ज़मीन पे लेट रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको, कुछ भी चीज़ें। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब उसको किसी वजह पर ही केवल गुस्सा आना शुरू होता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। जनरली भी हम ये ऐसा फ़ील करते हैं। यानी उनकी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी भी अब सिर्फ़ उन्हीं नई चीज़ों के लिए होती है जो उनके लिए वो महत्वपूर्ण होती हैं। यानी अभी तक तो क्या हो रहा था उसका क्यूरियोसिटी, आप देखें कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस था किसी भी चीज़ को लेकर के, वो कुछ भी क्वेश्चन कर रहा था जो उसके दिमाग में आ रहा था। उसको नहीं पता था कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है क्वेश्चन। बस उसको कुछ भी दिख रहा है कि अच्छा आसमान, तो फिर आसमान में क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, उसको नहीं पता अभी क्या हो रहा है। वो कुछ भी क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए हम ऊब जाते हैं, उसके क्वेश्चनों के आंसर भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब वो अपनी तरह की जो चीज़ें हैं, जो उसके लिए यूज़फुल हैं, अब उनकी तरफ जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ का अंत तो है ही नहीं, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और अंत में जो तीव्र संवेग जो बताया गया है इस अवस्था में, यानी कि जो इमोशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खत्म होने तक बच्चों में शारीरिक बदलाव होते हैं, जिससे कि उसका जो सेक्स ग्लैंड्स हैं, यानी कहीं न कहीं वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं। उनके संवेगों का स्तर फिर से बहुत अधिक और तीव्र हो जाता है। यानी बीच में वो क्या हुआ है कि नॉर्मल स्टेजेस में आ गया, लेकिन एट द एंड ऑफ मतलब जो अ, जो पीरियड जो था हमारा ये, जैसे-जैसे वो खत्म हो रहा होता है, 6 टू 12 वाला पीरियड, तो जब सेक्स क्लाइंट्स हमारी जो स्राव करती हैं, हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, तो उसके साथ उसके जो इमोशंस हैं, कहीं न कहीं वो दिशा बदलने लगते हैं। यानी कि कहीं न कहीं जो अ, डिफरेंट जेंडर के प्रति उनका जो लगाव है, उन सब चीज़ों से कहीं न कहीं उसके जो इमोशंस हैं, वो कहीं न कहीं फिर से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उसका एक फैक्टर है और इसका एक ये पिक्चर मैंने दिखाने की कोशिश की है कि वो, यानी आप देखेंगे इनकी फीलिंग्स, आप देखिए उसको चोट लगी है, उसके बाद भी ये और लोग इसके प्रति, यानी कि एक पीस का जो वो है उसको बता रहे हैं, उसको फ़ील कर रहे हैं। मतलब एक उनके अंदर एक एम्पैथी भी जन्म ले रही है कहीं न कहीं ये फीलिंग, कि देखो उसको इस तरह से चोट लगी है। यानी कहीं ये एक पिक्चर काफ़ी कुछ बयान कर रही है। लेकिन फिर भी वो उनके साथ खेलेगा और मतलब ऐसा एक फ़ील करते हैं बच्चा, कि नहीं कुछ नहीं हुआ है मुझे। ये उनकी फीलिंग्स हैं।
तो बस शेयर करने की कोशिश करी मैंने आप लोगों के बीच में। तो आगे बढ़ेंगे और सामाजिक विकास की तरफ, जो सोशल डेवलपमेंट है इस एज में, वो क्या है, गैंग एज। जनरली हम इसको गैंग एज या टोली अवस्था भी बोलते हैं। जो किसने नाम दिया है इसको? साइकोलॉजिस्ट ने नाम दिया। साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इसको गैंग एज बोला। यानी कि टोली अवस्था, गैंग एज। जनरली इस पर क्वेश्चन आप सीधा पूछ लिया जाएगा कि गैंग एज कौन सी एज मानी जाती है? एक उत्तर बाल्यावस्था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बने हैं, बार-बार बने हैं इस तरह के क्वेश्चन। कहा जाता है क्योंकि इस उम्र में बच्चों को अपने साथियों की टोली यानी ग्रुप में रहने से सबसे ज़्यादा आनंद मिल रहा है। वही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ पे, लेकिन अब सोशलाइज़ेशन पे देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज़ द सोशलाइज़ेशन? सोशलाइज़ेशन है क्या? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। जनरली क्या है कि जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो एंड स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड जो हैं सोसाइटी के, वो उनको अचीव करना चाहता है। तो द प्रोसेस ऑफ अचीविंग, मतलब नॉर्म्स एंड जो स्टैंडर्ड्स, दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए सोशलाइजेशन। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो उन नॉर्म्स को अचीव करेगा। वो कैसे होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, तो वो कैसे उन नियमों को सीखेगा, दैट इज द सोशलाइजेशन। अब उसमें कौन कौन काम कर रहे होते हैं? जैसे परिवार काम कर रहा होता है, मीडिया काम कर रही होती है, उसके पीड्स काम कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं काम कर रही होती हैं। तो सोशलाइज़ेशन की पहली जो सीढ़ी आती है कहीं न कहीं, वो कहाँ से शुरुआत होती है? हमारे परिवार से शुरुआत होती है, जो कि प्राइमरी सोशलाइज़ेशन फैक्टर होता है कहीं न कहीं। इस टोली में रहकर बच्चा सामाजिक नियमों को सीखता है। जो सोशल जो नॉर्म्स हैं, उसका सही मायनों में सामाजिकरण होता है। यानी धीरे-धीरे चीज़ों को और अपने को रिफ़ाइन करता हुआ चला जाता है। दोस्तों के साथ बातचीत करके भी सीखते हैं कि समाज में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जो सबको स्वीकार्य है, सोशली एक्सेप्टेबल हो, ये चीजें कहीं ना कहीं वो सीखना शुरू कर। इट इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग सोशल, सोचने की प्रक्रिया है ये बस। उसके बहुत से माध्यम हो सकते हैं, जो अभी एक दो हमने बात करें। जब हम सोशलाइजेशन पे प्रॉपरली डिस्कस करेंगे तो उस पर हम बहुत से बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इस स्टेज की एक फैक्टर है जो बताया है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, नए सामाजिक गुण। इस अवस्था में बच्चे नए व्यवहार सीखते हैं, जैसे कि दूसरों के प्रति, दूसरों से तारीफ, सामाजिक अनुमोदन पाना, प्रतियोगिता करना और ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये कुछ ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, जो वो अचीव करता है या उनको करने की कोशिश कर रहा होता है कहीं। दूसरों से तारीफ़ या सामाजिक अनुमोदन पाने की। यानी कि लोग उसको कहें कि बहुत अच्छा लड़का है, फलाने का तो ये बहुत अच्छा लड़का है, कि रोहित तो बहुत अच्छा लड़का है, ये तो गीता तो बहुत अच्छी लड़की है, एंड सो ऑन सो ऑन। तो बगावत की भावना, विलन जो है, बगावत की भावना, ये बहुत ज़ोर से इसमें चीज़ें कहीं न कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कभी-कभी इस टोली का नकारात्मक असर भी होता है, जो हम ये अभी बात कर रहे हैं इस पे। आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे अपने दोस्तों के चक्कर में माता-पिता से बगावत कर बैठते हैं और घर के, यानी यहाँ पर बच्चे जो कहीं न कहीं क्या करते हुए दिखते हैं, यानी अपने जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो माता-पिता के साथ में उनका जो जुड़ाव है, उसको भी तोड़ देते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा कि बच्चों को यदि उनके माता-पिता डाँट दें किसी बात पे या किसी पर भी, तो उनके दोस्तों के साथ इतना तगड़ा लगाव होता है कि आपने बहुत से ऐसे केसेस सोसाइटी में भी देखे हैं कि अपने माता-पिता के खिलाफ बहुत बड़े-बड़े एक्शंस ले लेते हैं। कि अभी बहुत अर्लियर में एक एक्शन लिया था बच्चे ने, किसी ने वो लिफ्ट में ही क्या किया था पता नहीं, जन मर्डर कर दिया था या क्या हुआ था, मतलब बहुत बड़ी-बड़ी, मतलब इतनी तगड़ी उनके अंदर बगावत आ जाती है। यदि आप उनको कहीं न कहीं, जो बेंडुरा ने अपनी थ्योरी, ऑब्जर्वेशन थ्योरी दी थी, उसमें यही दिया था कि उनको आप डायरेक्ट सोसाइटी के सामने मत उनको डिसअप्रूवल करिए। जैसे मान लीजिए कि कोई अपना मदर फादर हैं कोई उसके, और यदि वो उसने चोरी करी है कहीं बच्चे ने, और यदि सपोज़ हमने ये कहा कि आपका बेटा देखो चोरी करता है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली कि हम उन्हीं में 4-6 लोगों के बीच में उसको पीट देते हैं। पीट देते हैं या उसको धमका देते हैं। जबकि वो उसके अंदर सोशल अप्रूवल की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा होती है, और हमने उसको क्या कर दिया वहाँ पर, उनको पीट करके उसको एक तरह से कहीं न कहीं डिसअप्रूवल या उसको गलत ठहरा दिया उसको एकदम से। तो उसके अंदर ऐसी भावनाएँ जनरेट हो जाती हैं बगावत की, कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है आपके खिलाफ। अब चाहे उसके माता-पिता हैं या कुछ भी हैं। तो इसलिए ये बेंडुरा ने यही थ्योरी दी थी, एल्बर्ट बेंडुरा ने, कि उसको ना ऑब्जर्वेशनल थ्योरी यानी प्रक्षेपण थ्योरी उन्होंने दी। प्रक्षेपण जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, वो यही बताना चाहते थे कि आप उसको सीधे सोसाइटी के सामने मत आप डिसअप्रूवल करिए उसका। तो आप दिखाइए, उसको एक ऐसी पिक्चर आप दिखाइए, जिसमें चोरी करना दंडनीय अपराध है और उसको सज़ा मिल रही होती है।
उस बच्चे को, तो वो उसको पिक्चर के फॉर्म में जब आप उसको दिखाएँगे, तो वो उसके अंदर खुद फीलिंग जाएगी, अच्छा चोरी तो यार गलत चीज़ है, चोरी करते हैं तो इस तरह से सज़ा मिल सकती है हमको। वो खुद से इम्प्रूवमेंट लाएगा, तो उसका खुद भी मतलब सोशल डिसअप्रूवल भी नहीं हुआ और चीज़ों को वो सीख लिया। तो उसको कहानी के रूप में या ऑब्जर्वेशन के रूप में या थ्योरी के मतलब उसको या किसी भी रूप में आप उसको मतलब डायरेक्ट हिट मत करिए, यानी इनडायरेक्टली उस चीज़ को दीजिए। उसको ऑब्जर्वेशन कराइए उस चीज़ को, तो उसको फ़ील करेगा। तो ऐसी जो भावनाएँ उनके अंदर जन्म लेना शुरू कर देती हैं। ख़ैर और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा और जो लास्ट पॉइंट आएगा इसका, जो कि हमारा मानसिक और संज्ञानात्मक विकास जो है, मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो इस लेवल में किस तरह से हो रहा होता है। जनरली हमने डिस्कस किया था लगभग 50% के आसपास जो हमारा ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, वो हमारा जो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो काल था, यानी 2 टू 6 जो था, जो कि फ्रॉइड ने भी बोला था कि वो 50 से 60% तो मेंटल डेवलपमेंट उसमें हो चुका होता है। अब जो बाकी बचा-कुचा जो डेवलपमेंट है, लगभग-लगभग वो यानी कि 6 टू 12 की एज में आते-आते, उसमें 90% का जो ब्रेन का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट हो चुका होता है। अब यानी कि ग्राफ जो होता है, जो हमारा एज के साथ मेंटल डेवलपमेंट कर्व विद एज जो होता है हमारा, वो कहीं न कहीं नेगेटिवली एक्सेलरेट होना शुरू हो जाता है। इन सेंस यानी कि आप देखेंगे इसको, आप ग्राफ को समझने की कोशिश करिए, तो इन एज यानी अराउंड 4 टू 5 ईयर, जहाँ पर आप देखें 4 ईयर अराउंड में, तो ये जो डेवलपमेंट है ऑलमोस्ट यानी कि ये दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट 0, 20, 40, 60, 80 यानी परसेंटेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट एंड दैट इज़ द एज। तो अराउंड 4 ईयर जो है, उसका जो डेवलपमेंट है ऑलमोस्ट लगभग 50% अचीव कर चुका होता है। दैट इज़ द ग्राफ रिलेशन बिटवीन द मेंटल डेवलपमेंट एंड द एज इन ईयर्स। उनके बीच का एक रिलेशन है, ग्राफ जो दिखा रहा है। जब साइकोलॉजिस्ट ने इस पे काम किया और जब देखा डाटा ने इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया हमें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि और जैसे हम आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े, तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि अराउंड यानी कि 10-11 ईयर के अराउंड में, तो जो उसका डेवलपमेंट था, ऑलमोस्ट कहाँ पहुँच चुका था 90% के अराउंड, यानी कि ऑलमोस्ट यानी 10 टू 11 ईयर तक, तो 90% उसका मेंटल डेवलपमेंट कहीं न कहीं हो चुका होता है। जो मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो लगभग 90% हो चुका होता है, यानी कि रिमेनिंग 10% केवल बचा हुआ होता है। तो यानी आफ्टर दैट एज तो बढ़ रही होगी, एज बढ़ रही होगी, बट इसके बाद की जो स्टेज है, यानी कहीं न कहीं उसमें क्या होता है, उसका जो मेंटल जो डेवलपमेंट है, वो बहुत स्लो हो जाता है। एज कितनी बढ़ती रहे फास्ट, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, यानी कि नेगेटिवली एक्सेलरेट होगा। एक चीज़ बढ़ेगी लेकिन दूसरी चीज़ नहीं बढ़ेगी। दैट इज़ द नेगेटिव एक्सेलरेशन एज के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड हो जाते हैं हमारे दोनों पीरियड। देखिए पहला पीरियड जो हमारा ये वाला आ गया, प्रारंभिक बाल्यावस्था। दूसरा पीरियड हमारा ये वाला आ गया, जो उत्तर बाल्यावस्था। और ये सोचिए पूरा की पूरा आधार यहीं पर टिका हुआ है। पूरा ब्रेन का मेंटल डेवलपमेंट। यदि हमने यहाँ पर उसको अचीवमेंट मोटिव्स, उसको हर चीज़ को अच्छे से यदि नहीं दिया, तो कहीं न कहीं उस पर इम्पैक्ट आना स्वाभाविक है। वो कहीं न कहीं उसकी चीज़ें बहुत उससे छूट जाएँगी। इसलिए हम इसको क्या बोल दिया हमने, क्रिटिकल स्टेज बोला है। इस पार्ट को हमने क्रिटिकल स्टेज बोला, नाजुक अवस्था बोला यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 10 से 11 साल की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते बच्चों का 90% मानसिक विकास पूरा हो जाता है। उनकी सूझ-बूझ, अंडरस्टैंडिंग और अभिरुचियाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में काफ़ी विस्तृत हो जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में। फिर जो बचता है ना आगे, तो केवल केवल और केवल हमारा अंडरस्टैंडिंग से उनका इम्प्लीमेंटेशन बच जाता है, जो हम आगे की एजेज में केवल कर रहे होते हैं। बाकी ब्रेन का डेवलपमेंट हर फैक्टर में, हर कॉन्सेप्ट में कहीं न कहीं आ चुका होता है। और जनरली होता भी क्या है कि हम क्लास 8th 9th तक आते-आते हर कॉन्सेप्ट से उसको रूबरू करा देते हैं। बस अब उन कॉन्सेप्ट्स को केवल जनरलाइज़ करना होता है, बड़े लेवल पे जनरलाइज़ करना होता है। वो सारी जो फ्रैक्शंस, रैशनल्स एंड आपका जो है परसेंटेज एंड सो ऑन, जनरली कहा भी जाता है। तो अरिथमेटिक ऑलमोस्ट केवल क्लास 8 तक ही होता है, उसके बाद अरिथमेटिक होता ही नहीं है। ऑलमोस्ट रोज़मर्रा के जो जीवन के जो अरिथमेटिक है ना, वो भी, और जनरली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब अटेन कर चुका होता है। सारी कॉन्सेप्ट उसके पास आ चुकी होती हैं। बस अब केवल उनका जनरलाइज़ेशन करना होता है, ओनली जनरलाइज़ेशन। नेक्स्ट जो हमारी एजेस होती हैं उनके अंदर, वो कैसे बड़ा फैक्टर है उस पे नहीं काम करेंगे हम लोग अभी। तो न्यू अंडरस्टैंडिंग्स दूसरा फैक्टर इसमें आता है, जो मेंटल डेवलपमेंट में।
बच्चे स्कूल में जो कुछ भी सीखते हैं उसके आधार पर वे अपने पुराने संप्रत्यों यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट में नया अर्थ जोड़ना शुरू कर देते हैं। यानी कि एसिमिलेशन एंड एडॉप्शन प्रोसेस अ, जो कि पियाजे का था, यानी कि वो नए जो अब स्कीमाज जो हैं वो नए-नए स्कीमा उसके बनना शुरू हो जाते हैं। नए स्कीमा इन सेंस जो पुराना जो कॉन्सेप्ट था उसमें कुछ मॉडिफाई करके या उसमें कुछ नया जोड़ करके वो नए स्कीमा तैयार करना शुरू कर देता है। जो और बहुत डीप में हम लोग पढ़ेंगे पियाजे की थ्योरी के अंदर कैसे वो स्कीमा क्रिएट हो रहा है। तो इतना ही नहीं, रेडियो, टेलीविज़न, फ़िल्में देखने से भी मिलने वाले अनुभवों से भी वे नए अर्थ निकालना शुरू कर देते हैं, इस स्टेज में जाते-जाते। जटिल विषयों की समझ, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, इस उम्र में बच्चे जीवन, मृत्यु, मृत्यु के बाद की ज़िंदगी, सेक्स रोल्स, सोशल रोल्स, ब्यूटी जैसी गहरी बातों के बारे में भी अपनी समझ या कॉन्सेप्ट विकसित करना शुरू कर देते हैं या उनको कर रहे होते हैं। ये स्थितियाँ उनके अंदर यानी कहीं न कहीं जन्म ले रही होती हैं, उनसे संबंधित जो इनकी वोकैब्युलरी कॉन्सेप्ट डेवलप करना मतलब कुछ नहीं है। अब ये ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें रॉकेट साइंस वो कर रहा है, नहीं। कॉन्सेप्ट डेवलप्ड इन सेंस यानी कि सोशल रोल से रिलेटेड जो वोकैब्युलरी है, वो उसको गेन कर रहा है एंड वोकैब्युलरी रिलेटेड टू द ब्यूटी उसको भी वो गेन कर रहा है। केवल उनकी वोकैब्युलरी गेन कर रहा है, बस इतना वो काम कर रहा है, ताकि उन पर वो बात कर पाता है। जीवन क्या है, इसके संबंधित वो वोकैब्युलरी गेन कर रहा है। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, उन पर भी कहीं न कहीं बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि दैट इज़ द वेरी इंपोर्टेंट एंड क्रिटिकल पीरियड, जो हम आज बात कर रहे थे सारा उस पे। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो इस तरह से हमने इस पे पूरा इन सब चीज़ों पे डिस्कस किया और एंड लास्ट ई को हम जो पियाजे के कॉन्सेप्ट में कहें, तो ये कौन-सी अवस्था माना गया था? चिंतन के मूर्त परिकलन की अवस्था यानी स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहा गया था। जो कि हम स्पष्ट रूप से इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, जब इनकी थ्योरी को समझेंगे। यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था थी, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ ए स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द पियाजे थ्योरी। और जो इससे पूर्व की जो अवस्था थी, जो 2 टू 6 थी, उसको हम क्या कह सकते थे? पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई बताएगा? सेंसरी मोटर स्टेज, जो हमने पहले भी बात करी थी, ठीक है? सेंसरी मोटर या सेंसरी ऑर्गन्स से जो कहीं न कहीं मूव हो रही थी या फॉरवर्ड हो रही थी कहीं न कहीं। उसके कई और नाम भी हैं, तो और उनको सबको अच्छे से विस्तार से वहाँ समझेंगे। तो अभी हमने यानी देखें यदि उसको देखिए अब इनसे क्या लिंक बनना शुरू होगा हमारा। कि अच्छा पियाजे जो बात कर रहा था, जो स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशंस की जो बात कर रहा था, यानी चिंतन के मूर्त परिचालन की जो बात कर रहा था, कहीं न कहीं वो उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है। तो इस तरह से हम कनेक्टिविटी बैठाना शुरू करेंगे, तो हमारी एक लैंग्वेज बिल्डअप होना शुरू होगी। तो जो कॉन्सेप्ट पहले उनके लिए स्पष्ट थे, वो अब अधिक मजबूत, स्पष्ट और मूर्त हो जाते हैं। यानी और उनको मूर्त कॉन्क्रीट फॉर्म में कहीं न कहीं वो अच्छे से समझता है और इसलिए इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज भी बोला गया है, पर भी हम लोग अच्छे से और काम करने वाले हैं। तो चलिए आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने जो यहाँ तक अभी पूरे फैक्टर जो समझे हैं, तो आप लोगों ने सबने अच्छे से इसको समझने की कोशिश की होगी और बाकी यदि किसी का कोई क्वेश्चन है इसके संबंधित